हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन से दो बड़े सुपरस्टार्स हैं जो कि पॉसिबली आगे चलकर AEW कंपनी में आ सकते हैं। और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के नए साल की टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बुलेट क्लब का वो कौन सा मेंबर है जो कि पॉसिबली इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप की। पर गाइज मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 586 के व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के NXT के शो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन गाइज वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 977 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के लास्ट ईयर के सभी डायनामाइट शो में से भी काफी बढ़िया व्यूअरशिप थी। पर वही अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक के व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में काफी बड़ा डिफरेंस आया है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 9.4% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 641 के व्यूअर्स, जो कि देखा जाए तो NXT के शो के लिए काफी गुड न्यूज है। लेकिन गाइज वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 32% कम हो चुकी है। और गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो को जो व्यूअरशिप मिली है वो है 662 के व्यूअर्स, जो कि देखा जाए तो AEW के व्यूअरशिप में काफी बड़ा ड्रॉप है। पर गाइज इसका रीजन भी सामने आ चुका है कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इतनी कम कैसे हो चुकी है। और इसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कि करंटली यूएसए में वाशिंगटन DC में काफी ज्यादा दंगे चल रहे हैं, जिस वजह से यूएसए में काफी सारे लोगों ने न्यूज चैनल से देखे हैं। और यही यूएसए में चल रहे दंगों की वजह से इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा कम हो चुकी है। पर फिर भी अगर हम इस डेमोग्राफिक से देखें तो गाइज इस वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को फिर एक बार हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.25 और NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.16। और अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW और NXT की रैंकिंग नहीं आई। लेकिन हम इस डेमोग्राफिक से समझ सकते हैं कि गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW अब तक NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के नए साल की टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइज हर वीक के तरह ही इस वीक भी AEW ने अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील किए हैं। पर इस वीक के AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स में काफी बड़ा चेंज हो चुका है। क्योंकि गाइज अगर आपने AEW को बहुत पहले से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि गाइज नए साल की शुरुआत में AEW के सभी डिविजन्स के टॉप 5 रैंकिंग्स रीसेट होते हैं। और नए साल के शुरुआत में AEW के हर एक रेसलर का रिकॉर्ड 0-0 होता है। और इस वीक हमें कुछ उसी तरीके की रैंकिंग्स देखने को मिली है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज AEW के सभी सुपरस्टार्स के रैंकिंग्स रीसेट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि AEW सुपरस्टार्स के पिछले साल के सभी रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाते हैं, क्योंकि गाइज वो रिकॉर्ड्स अब भी उन सुपरस्टार्स के रेज्यूमे में रहते हैं। पर पॉसिबली पिछले साल के रिकॉर्ड्स इस साल के नए रैंकिंग पर कोई असर नहीं करते। और पॉसिबली हर नए साल में AEW सुपरस्टार्स के नए साल के सभी रिकॉर्ड्स को ही ध्यान में रखकर AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स निकाली जाती है। और मैं भी यहाँ पर पॉसिबली कह रहा हूँ क्योंकि गाइज अब तक AEW ने इसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है कि AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स सभी सुपरस्टार्स के सिर्फ नए साल के रिकॉर्ड्स के ऊपर बनाई जाती है या फिर उन सुपरस्टार्स का ओवरऑल रिकॉर्ड ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पर फिलहाल के लिए हम AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स जानते हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW की विमेंस डिवीजन से, तो गाइज करंटली AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 4 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आती है नायला रोज और गाइज नंबर 1 पर आती है बिग सॉल। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो गाइज आपको पता चलेगा कि सभी सुपरस्टार्स के रैंकिंग दोबारा से रीसेट हो चुके हैं। पर पॉसिबली नायला रोज ने AEW के डार्क शो पर अपने नए साल का मैच जीत लिया था, इसीलिए यहाँ पर नायला रोज का रिकॉर्ड 1 विन और 0
लॉस दिखा रहा है। और अगर AEW सभी सुपरस्टार के सिर्फ इसी साल के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स बनाती है तो गाइज प्रॉबेबली हमें नेक्स्ट वीक नायला रोज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW के विमेंस डिवीजन के सभी सुपरस्टार्स का रिकॉर्ड 0-0 है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द अक्लेम्ड, नंबर 4 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर, नंबर 3 पर आते हैं द जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और यहाँ पर भी द अक्लेम्ड को छोड़कर बाकी सभी का रिकॉर्ड 0-0 है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं रिकी स्टार्क्स, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 2 पर आते हैं MJF और गाइज नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक के AEW के किसी भी टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला, पर हमें पॉसिबली नेक्स्ट वीक AEW के सभी टॉप 5 रैंकिंग्स में थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाई दे सकता है अगर AEW सिर्फ नए साल के रिकॉर्ड्स को कंसीडर करती है तो। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि बुलेट क्लब का वो कौन सा मेंबर है जो कि पॉसिबली इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारा लास्ट वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाइज लास्ट वीक AEW डायनामाइट शो पर हमें डायनामाइट शो की ओपनिंग में एक 8-मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था, जहां पर द यंग बक्स और SCU मिलकर द अक्लेम्ड और TH2 को फेस कर रहे थे। पर गाइज इस मैच के बाद AEW के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज पॉसिबली इस मैच में बुलेट क्लब का एक मेंबर इंजर्ड हो चुका है और वो मेंबर कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स के 1/2 निक जैक्सन है। क्योंकि इस मैच के दौरान जब एक टाइम पर जैक एवंस ने निक जैक्सन के ऊपर एक टॉप रोप 360 स्प्लैश लगाया था तब निक जैक्सन ने इस मूव को रिवर्स करने के लिए अपनी दोनों ही घुटने ऊपर ले लिए थे और पॉसिबल इसी स्पॉट में निक जैक्सन को एक इंजरी हो चुकी है, जिसके बाद भी निक जैक्सन ने ये मैच कंप्लीट किया। पर इसके बाद हमने AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में भी देखा कि केनी ओमेगा और वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के एक स्पॉट में यंग बक्स के दोनों ही मेंबर्स ने वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि इस स्पॉट में मैट जैक्सन और लुक गैलोज ने वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक किया। जिसके बाद हाल फिलहाल में निक जैक्सन को लेकर ये अपडेट आ रही है कि गाइस पॉसिबली AEW के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच में निक जैक्सन को उनके लेग्स में इंजरी हो चुकी है और प्रॉबेबली इसी इंजरी के चलते निक जैक्सन ने AEW के डायनामाइट शो पर अपने भाई के साथ डबल सुपर किक लगाने का स्पॉट नहीं किया। पर अब तक निक जैक्सन को लेकर कोई भी कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि निक जैक्सन इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं, पर माना ऐसा जा रहा है कि प्रॉबेबली निक जैक्सन इंजर्ड हो चुके हैं। पर अब तक ये इंजरी क्या है ये क्लियर ना होने की वजह से हम हाल फिलहाल में निक जैक्सन के रिकवरी टाइम को भी लेकर कुछ नहीं कह सकते। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या निक जैक्सन इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। पर जहाँ तक बात है मेरी तो गाइज मुझे लगता है कि अब अगर निक जैक्सन को इंजरी हो जाती है तो प्रॉबेबली ये निक जैक्सन की इंजरी के लिए काफी वर्स्ट टाइम है, क्योंकि हाल ही में बुलेट क्लब का AEW के डायनामाइट शो पर रियूनियन हो चुका है और अगर ऐसे टाइम में बुलेट क्लब के किसी मेंबर को फैक्शन छोड़कर जाना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरीके से कोई ठीक बात है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि वो कौन से 2 बड़े सुपरस्टार्स हो सकते हैं जो कि बहुत ही जल्द AEW कंपनी में अपना डेब्यू कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप AEW और WWE कंपनी छोड़कर बाकी सारे प्रमोशंस को भी देखते हैं तो आपको पता होगा कि गाइज AEW और WWE कंपनी के अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि AEW और WWE कंपनी की तरह ही बहुत ही बढ़िया रेसलिंग प्रोवाइड करती है, जिनके कुछ एग्जांपल है न्यू जापान प्रो रेसलिंग, TNA इम्पैक्ट और रिंग ऑफ ऑनर। और हाल ही में इन्हीं कंपनियों को लेकर कुछ अपडेट सामने आई है कि गाइज करंटली इन कंपनियों के 2 बड़े टॉप रेसलर फ्री एजेंट हो चुके हैं, जिसका मतलब कि ये 2 टॉप रेसलर अब किसी भी कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है। और इन 2 टॉप रेसलर्स में से पहले रेसलर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर रिंग ऑफ ऑनर एम्प्लॉय और द एलीट के फॉर्मर मेंबर द विलन मार्टी स्क्रल है। और अगर आपने AEW कंपनी बनने के पहले से ही द एलीट को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि मार्टी स्क्रल कौन है और मार्टी स्क्रल द एलीट के अलावा भी इंडिविजुअल में कितने बड़े रेसलर है। पर हाल ही में मार्टी स्क्रल का रिंग ऑफ ऑनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पॉसिबली अब मार्टी स्क्रल AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्टी स्क्रल द एलीट के फॉर्मर मेंबर है। इसीलिए काफी सारे फैंस को लग रहा है कि मार्टी स्क्रल आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। पर गाइस फिर यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आते हैं जिससे मार्टी
मार्टिस क्रल का AEW कंपनी ज्वाइन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जब द एलीट के सभी मेंबर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके थे और द एलीट के सभी मेंबर्स ने नई कंपनी AEW बनाई, तब भी मार्टिस क्रल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे। और तब मार्टिस क्रल ने रिंग ऑफ ऑनर में अपना नया टी शर्ट निकाला था जिस पर मार्टिस क्रल ने लिखा था कि ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड, जिससे ऐसा लग रहा था कि पॉसिबली मार्टिस क्रल और द एलीट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इसके बाद मार्टिस क्रल का रिंग ऑफ ऑनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद AEW कंपनी ने मार्टिस क्रल को डार्क ऑर्डर के नए लीडर के तौर पर लाने का सोचा, पर तब रिंग ऑफ ऑनर ने मार्टिस क्रल को AEW से भी बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और मार्टिस क्रल को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी में क्रिएटिव कंट्रोल भी दे दिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मार्टिस क्रल रिजेक्ट नहीं कर पाए और मार्टिस क्रल ने रिंग ऑफ ऑनर के साथ दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर लिया। पर इसके बाद भी हमें मार्टिस क्रल बीइंग द एलीट पर एक बार फीचर होते हुए दिखाई दिए, पर वहां पर एलीट के सभी मेंबर्स ने मार्टिस क्रल को इग्नोर कर दिया। पर हाल ही में मार्टिस क्रल के ऊपर स्पीकिंग आउट मूवमेंट के जरिए काफी सारे एलिगेशन लगे, जिन एलिगेशंस के चलते करंटली रिंग ऑफ ऑनर ने मार्टिस क्रल को अपने कंपनी से रिलीज कर दिया है। पर इन एलिगेशंस के ऊपर बात करते हुए मार्टिस क्रल ने कहा कि मार्टिस क्रल यहाँ पर पूरे के पूरे निर्दोष है और इन एलिगेशंस के चलते मुझे लगता है कि मार्टिस क्रल का AEW कंपनी में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गाइस पहले जब AEW एम्प्लॉय जिमी हेवक के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे थे तब AEW ने जिमी हेवक को अपने कंपनी से रिलीज कर दिया था और करंटली AEW सेफ चलते हुए ऐसे किसी भी रेसलर को अपने कंपनी में साइन नहीं करना चाहती जिसके ऊपर इस तरीके के कोई एलिगेशंस लगे हो। और इसीलिए अब तक AEW कंपनी ने टेसा ब्लैंचेट को अपने कंपनी में साइन नहीं किया, क्योंकि गाइस टेसा ब्लैंचेट ने रेसिज्म के ऊपर काफी नेगेटिव कमेंट्स किए थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें मार्टिस क्रल की, तो गाइस मार्टिस क्रल ने पहले भी AEW कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया था, पर अब मार्टिस क्रल के फ्री एजेंट बनने के बाद अब WWE की नजर भी मार्टिस क्रल के ऊपर है और यहाँ पर WWE चाहती है कि WWE मार्टिस क्रल को साइन करे। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मार्टिस क्रल कौन सी कंपनी में जाते हैं और क्या AEW मार्टिस क्रल को फॉरगिव करती है या फिर मार्टिस क्रल अपना नया करियर WWE में बनाते हैं। पर वही अगर हम बात करें दूसरे सुपरस्टार की जो कि हाल ही में फ्री एजेंट हुआ है, तो गाइज वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि बुलेट क्लब के लीडर स्विच ब्लेड जे व्हाइट है, जिन्होंने हाल ही में रेसल किंगडम के हुए अपने मैच के बाद एक इंटरव्यू दिया और वहां पर बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि जनवरी 6 के बाद जे व्हाइट का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और जनवरी 6 के बाद जे व्हाइट न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी छोड़कर किसी भी और रेसलिंग कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है, जिस वजह से करंटली जे व्हाइट को भी लेकर काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि गाइज पॉसिबली आगे चलकर जे व्हाइट AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइज मार्टिस क्रल जैसे ही जे व्हाइट भी बुलेट क्लब और द एलीट के साथ रह चुके हैं और जे व्हाइट को न्यू जापान प्रो रेसलिंग का अगला स्टार बनाने का डिसीजन किसी और का नहीं बल्कि तब के बुलेट क्लब के लीडर केनी ओमेगा का था। और केनी ओमेगा ही वो पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने जे व्हाइट को न्यू जापान प्रो रेसलिंग का अगला केनी ओमेगा बनाने का आइडिया पिच किया था और अब जे व्हाइट भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन गाइस करंटली जे व्हाइट का भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, पर अब मार्टिस क्रल जैसे ही WWE जे व्हाइट को अपने कंपनी में साइन करना चाहती है और WWE के कुछ बैकस्टेज सोर्स हमें बताते हैं कि गाइस ट्रिपल एच जे व्हाइट के काफी बड़े फैन है, इसीलिए प्रोबेबली WWE भी जे व्हाइट को अपने कंपनी में साइन करती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि जे व्हाइट WWE कंपनी को चूज करते हैं जो कि करंट वर्ल्ड में रेसलिंग की सबसे बड़ी कंपनी है, या फिर जे व्हाइट AEW कंपनी को चूज करते हैं जो कि उनके फॉर्मर फ्रेंड्स और कलीग्स ने बनाई हुई है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि मार्टिस क्रल और जे व्हाइट को कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। पर अगर आप मुझसे पूछो तो गाइज मैं तो कहूंगा कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स को AEW कंपनी में आना चाहिए, क्योंकि AEW कंपनी में इन दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए काफी ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन मैं अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?